नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहाँ के सुजवा में सीआईएसएफ की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना था कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन अब इनकी पहचान सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब संदेह जताया है कि ये दोनों आतंकी अफगानिस्तान से आए हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इन दोनों आतंकियों को शरण देने के आरोप में जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनका कहना है कि ये पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। इससे संदेह ये जताया जा रहा है कि ये आतंकी या तो पाकिस्तान के खैबर पख्तून के रहने वाले हैं या फिर अफगानिस्तान से आए हो सकते हैं। इसी खबर पर जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ये बात अब सामने आ रही है कि जो 2 आतंकी मारे गए हैं वो अफगानिस्तान से हो सकते हैं, किस तरीके से इसको लेकर अहम जानकारियां मिल पा रही है? जी देखिए मुस्कान, सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो 2 आतंकी मारे गए हैं उसके बारे में जम्मू आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया था कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं उन्होंने बताया है कि ये दोनों आतंकी जो हैं वो पश्तो भाषा बोल रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि जब से अफगानिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज हुआ है, उसके बाद से यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि अब पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी आका हैं वो अफगानिस्तान से आतंकियों की सप्लाई भारत में भेज सकते हैं। तो जिस प्रकार से कहा जाए कि अब ये खुलासा हुआ है कि ये दोनों आतंकी जो हैं, जो जैश-ए-मोहम्मद के थे, ये पश्तो बोल रहे थे, तो अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से अफगानिस्तान से अब अगर आतंकी आते हैं, तालिबान से जुड़े हुए अगर आतंकी आते हैं, तो वो अधिकतर आतंकी जो हैं वो आत्मघाती होते हैं। और इनके पास से भी जो जैकेट्स मिली हैं उसमें ग्रेनेड लगे हुए थे। और हमेशा देखा गया है, जब भी कभी कोई आतंकी जम्मू कश्मीर में मारा जाता है मुठभेड़ में, तो ऐसे हथियार और ऐसी जैकेट्स उनके पास नहीं मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जो है आईएसआई है, और ये सब मिलकर और अफगानिस्तान से या खैबर पख्तून के इलाके से अब आतंकियों की खेप जो है वो इस ओर भेजना शुरू कर चुके हैं। और ये अपने आप में एक चिंता का विषय है मुस्कान। रविंद्र, चिंता का विषय तो ये है, लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान से अगर ये आतंकी आए हो सकते हैं, हालांकि सेना ने इसको जिस तरीके से इन दोनों को मार गिराया, ये काफी बड़ी सफलता रही, लेकिन इसको लेकर और क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई और इनपुट्स अभी सेना के पास? जी देखिए, सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट्स तो काफी हैं और इसी वजह से 2 लोगों को पकड़ा गया है। अलबत्ता कल भी एक एक और जो इनका सहयोगी था, जिन्होंने इनको सांबा के इलाके से कैरी किया था, और कैरी करने के बाद यहाँ सुंजमा के एक इलाके में किराए के मकान में रखा गया था। उस मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है। जो 2 लोग इनको कैरी करके लाए थे वो भी पकड़े गए हैं। उसका खुलासा पहले ही हो चुका है। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि सीमा पार से जब आतंकियों की खेप आ रही थी, तो उस समय इनका कांटेक्ट हुआ और कहा कि गाड़ी के अंदर जो है सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है, बहुत मुश्किल से इनको लाया जा सकता है। तो सिर्फ 2 आतंकी ही जम्मू में दाखिल हुए हैं और बाकी के आतंकी पाकिस्तान में मौजूद रहे। और यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से पहले कहा जा रहा था, कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि 4 से 5 आतंकी जो हैं वो जम्मू में दाखिल हुए हैं, तो ऐसा फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ 2 आतंकी ही जम्मू में दाखिल हुए हैं और सुंजमा के इलाके में इनको टारगेट दिया गया था कि आप सेना या किसी सुरक्षा बल के पर हमला करेंगे। लेकिन समय रहते जब सीआईएसएफ के जवानों ने इनका जवाबी कार्रवाई की, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विंग है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का, उन्होंने मिलकर जब इसको मारा इन आतंकियों को, और सेना के जवान भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मारा। और उसके बाद से लगातार इनकी तलाशी जो है वो ली गई। तो जब तलाशी आतंकी मारे जाने के बाद वहां तलाशी अभियान चलाया गया, तो वहां से 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं और उन मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है और उनकी जांच जो है
वो की जा रही है। अगर उसमें व्हाट्सएप के जरिए का बातचीत हुई होगी आतंकी सरगनाओं से, तो उसका खुलासा भी जो है वो जल्द हो जाएगा। पूरी जांच जो है का जिम्मा जो है अब एनआईए ने संभाल लिया है। आपको बता दूं कि जिस तरह से पठानकोट के अंदर एयरबेस पे अटैक हुआ था, उसमें भी जो मोबाइल मिले थे उनसे पता चला था कि ये सारा ताना बाना जो है वो पाकिस्तान में बुना गया था। और इसी प्रकार से जो ये 2 मोबाइल मिले हैं, और इसकी जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि ये सही मायने में कहां से आए थे और किस इलाके से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं और किन किन लोगों से इनकी बात हुई है, कहां पर इनका ताना बाना जो है वो बुना गया था। मुस्कान, ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आयोजन में शामिल हुए। स्वर्गीय लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के खास मौके पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालांकि इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इस दौरान सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि संगीत का एक स्वर आंखों में आंसू बहा देता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करा सकता है। संगीत राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत को लता दीदी के जरिए साक्षात देखा है। लता दीदी का परिवार संगीत में अपनी आहुति देता रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मैं अपने आप को बहुत उपयुक्त यहाँ नहीं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि संगीत जैसे गहन विषय का जानकार तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन सांस्कृतिक बोध से मैं ये महसूस करता हूं कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी है। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे वो शब्द है, जो व्यक्त में ऊर्जा का, चेतना का संचार कर दे वो नाद है, और जो चेतन में भाव और भावना भर दे उसे सृष्टि और संवेदना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि पहला ही ये अवार्ड है जिसकी शुरुआत की गई थी, और ये पहला जो लता मंगेशकर अवार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जब अवार्ड दिया गया, उसके बाद उस समय इस कार्यक्रम में सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री मुंबई में पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो एयरपोर्ट पर भी सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे और इस दौरान ना वो कार्यक्रम में शामिल हुए। इतना ही नहीं, जब अवार्ड सेरेमनी रही तो उस पर भी उनका नाम मेंशन नहीं रहा। ये नाराजगी उन्होंने जताई। लेकिन इस बीच लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का आयोजन जो हुआ, जो ये पहला अवार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। आपको बता दें कि लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात मुंबई की कर रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया, पहला ये अवार्ड उनको दिया गया, लेकिन इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने काफी अपनी नाराजगी इस दौरान जताई। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा नहीं किया गया। इस लिहाज से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि यह जो सम्मान समारोह था लता मंगेशकर को लेकर था। लता मंगेशकर का जो के नाम पर जो पहला अवार्ड रखा गया था उसको लेकर था, खास करके मुंबई में रखा गया था। लेकिन ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस अवार्ड शो में जो है शामिल होंगे, लेकिन आखिरी समय पे यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं हो रहे हैं शामिल, क्योंकि उनके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया था उसका पालन नहीं किया गया था। लिहाजा जो पत्रिका बनाई गई, निमंत्रण पत्रिका थी, उसमें भी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं शामिल था। इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान शामिल नहीं हुए। खास बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे उस दौरान भी मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे थे। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी नाराजगी है और एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के खिलाफ किया गया है। ठीक है, फिलहाल प्रधानमंत्री को जिस तरीके से इस अवार्ड से नवाजा गया, किस तरीके से कार्यक्रम अहम रहा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पहला पुरस्कार लता दीदी पुरस्कार की तरफ से दिया गया। फिलहाल यह पुरस्कार मोदी जी ने कहा है कि यह पुरस्कार जन जन का पुरस्कार है, क्योंकि लता दीदी जन जन की थी। तो जाहिर तौर पर इस पुरस्कार को वह जन जन को समर्पित करते हैं। इस दौरान उन्होंने लता दीदी को लेकर लगातार उनकी तारीफ की और उनके आवाज से निकलने वाली जो स्वर होती है उसका भी उन्होंने वर्णन करते हुए तमाम तरह की जो है व्याख्याएं बताई कि किस तरह से लता दीदी ने देश को जोड़ने के लिए, देश के हित में, देश की प्रगति में एक बड़ा हिस्सा बनी रही। इस दौरान लता दीदी की बात अक्सर मोदी जी से हुआ करती थी, इस पर भी उन्होंने चर्चा किया। 80 के दशक में भी उन्होंने एक बड़े जो है नए गानों की तरह एक आयाम हासिल किया। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने जमकर लता दीदी का तारीफ किया। हालांकि लता दीदी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्वर के जरिए मां सरस्वती का रूप धारण किया, वो हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है। जाहिर तौर पर लता दीदी हमारे देश की गौरव थी, हमारे संगीत की गौरव थी। स्वर की दुनिया में उन्होंने 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं, जिसको आज भी याद किया जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर उद्धव ठाकरे का कोई बयान सामने आया? बिल्कुल नहीं। देखिए, देर शाम तक यह कार्यक्रम चला है, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई। जाहिर तौर पर उनके छोटे नेताओं द्वारा तमाम तरह की बयानबाजी जरूर की गई है। सीधे तौर पर बताया गया है कि बीजेपी की यह रणनीति के तहत जो है राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बुलावा जरूर भेजा गया था, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया गया था। तो जाहिर तौर पर यह जानबूझकर राजनीति की गई है महाराष्ट्र में। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जहांगीरपुरी के दंगा प्रभावित इलाके के हिंदू और मुस्लिम निवासियों ने रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा पर लोग भी फूलों की पंखुड़ियां चढ़ाते हुए नजर आए। इसके साथ साथ इलाके के सभी घरों पर तिरंगा लहराया गया। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में शाम 6 बजे शुरू हुई तिरंगा यात्रा का मकसद शांति का संदेश देना रहा। जहांगीरपुरी इलाके के सी, बी और डी ब्लॉक में भी सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने के लिए जो आम लोग हैं वो नजर आए। तिरंगा यात्रा के लिए इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात था। पुलिस ने बताया कि दोनों समुदायों के 50-50 लोग यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने कहा कि जुलूस के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यात्रा का उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। में तिरंगा लहराकर एक संदेश दिया है इन्होंने कि इस देश में देश ही सबसे ऊपर है। किसी भी कास्ट, कम्युनिटी और क्रीड से बढ़कर एक देश की जो एक
देशभक्ति की जो भावना है वो आज दोनों कम्युनिटी के लोगों में देखने को मिली। तो काफ़ी सुखद अनुभूति है इस बात की और उम्मीद है धीरे धीरे नॉर्मलसी जिस तरह रिस्टोर हो रही है और जल्दी यहाँ पे एकदम पहले वाली सिचुएशन आ जाएगी। पुलिस का डिप्लॉयमेंट फिलहाल क्या कम किया जाएगा? पहले से काफ़ी स्केल डाउन करा जा चुका है पुलिस का डिप्लॉयमेंट। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको भी रिव्यू करा जाएगा। तो जहांगीरपुरी में सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में दोनों धर्मों के लोग जो हैं वो शामिल हुए और तिरंगा यात्रा में लोगों ने तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की। हालांकि इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और किसी भी तरीके से किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन ऐसे नौबत नहीं आई और दोनों समुदायों ने मिलकर सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जनता से अपील की और अमन चैन का संदेश जनता को इस दौरान दिया। तिरंगा यात्रा जब निकाली गई तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ही धर्मों के लोगों के हाथों में तिरंगा दिखाई दिया और वो तिरंगा लहराते नजर आए। तो सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल दोनों धर्मों के लोगों ने इस दौरान तिरंगा लहराया। लोगों के घरों में भी इस दौरान तिरंगा लहराता नजर आया। इसी के साथ आपको बता दें कि घरों और हाथों के साथ साथ इस तिरंगा यात्रा पर लोगों ने पुष्प वर्षा भी की और लोगों ने सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील जनता से की है और तमाम लोगों से की। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात दिल्ली की कर रहे हैं, जहां पर कल देर शाम 6 बजे के करीब जहांगीरपुरी में सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से कल तिरंगा यात्रा निकाली गई, किस तरीके से इसमें सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अपील की गई? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 16 अप्रैल के शाम को जिस तरीके से कह सकते हैं दंगा भड़का था और कहीं न कहीं एक दूसरे समुदाय के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे थे, मगर इसी को लेकर राजनीति भी होती नजर आई। मगर यहाँ पर कल जब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के अध्यक्षता के अंदर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई और दोनों समुदाय के 50-50 लोग जो थे इसके अंदर शामिल हुए और दिल्ली पुलिस की अगुवाई के अंदर ही इस तरीके की तिरंगा यात्रा को निकाली गई और ये भी संदेश दिया गया कि जिस तरीके की घटना घटी है वो भविष्य में दोबारा से ना घटे और अमन जो शांति है वो यहाँ पर स्थापित रहे। लगातार कहीं ना कहीं इसका संदेश भी दिया गया। जहां जहां से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, यानी कि जहांगीरपुरी इलाके की बात करें, सी ब्लॉक की बात करें या फिर और ब्लॉकों की बात करें, कह सकते हैं लगातार इस तिरंगे की यात्रा के ऊपर लोगों ने अपने घरों से फूलों की वर्षा की और छोटे बच्चों की बात करें या फिर बड़े लोगों की बात करें, सबके हाथ में एक तिरंगा देखने को मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी संदेश दिया गया कि हम लोग सब एक हैं और पहले भी एक थे और आगे भी एक ही रहेंगे और जो जिस तरह की घटना घटी थी वो दोबारा से भविष्य में ना घटे इसी तरीके की। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बार बार अपील की जा रही थी कि इस तरीके की घटना
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाईचारा एक तरफ बना रहना चाहिए। इसमें हिंदुओं की बात करें, मुसलमानों की बात करें, दोनों ही एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए और खास तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा से नहीं घटेगी। मगर जनता की बात करें तो जनता बिल्कुल यही चाहती थी कि अमन शांति जो है वो बनी रहे और दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से हट सके। मगर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अब लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है और कह सकते हैं छूट भी दी जा रही है, गलियों के अंदर से लोग बाग जाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने काम धंधे पे भी जाते हैं। मगर जो दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उसको कहीं ना कहीं अब लूज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शांति का संदेश दिया गया है उसके बाद में दिल्ली पुलिस जो है वो धीरे धीरे अपने आप को बैक करती हुई नजर आएगी और यही गौर किया जाएगा कि इस तरीके की घटना जो है वो दोबारा से ना घट सके। जी। इस दौरान अमन का संदेश दिया गया, अमन चैन का संदेश दिया गया दोनों समुदाय के लोगों द्वारा। यानी कि यहाँ पर ये साफ कहा जाए कि जो दोनों समुदायों में खटास थी वो मात्र राजनीति के कारण थी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दोनों समुदाय की, तो दोनों समुदाय से जब हमने बातचीत करने की कोशिश करी तो यही जानने की कोशिश करी कि भाई वाकई में सच्चाई क्या थी, या राजनीति पहलू से कहीं ना कहीं जनता भड़की थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि राजनीति कहीं ना कहीं एक नेता जो है वो अपनी तरीके से करते हैं, मगर जनता को यही समझना चाहिए कि वो जनता जो है वो भाईचारा बना के रखे, ना कि राजनीति के हिसाब से चले। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता के द्वारा संदेश दिया गया, महिलाएं इसमें सबसे ज्यादा थी, बच्चे भी कहीं ना कहीं इसमें भाग ले रहे थे और कहीं ना कहीं घरों से फूलों की जिस तरीके से वर्षा की जा रही थी, उसमें साफ जाहिर हो रहा था कि ये दोनों ही समुदाय के लोग झगड़ा नहीं चाहते ठीक हैं। है। सिर्फ कहीं ना कहीं उनको उकसाया गया था और जिस तरीके की घटना घटी है वो सिर्फ एक पहलू था, वो कहीं ना पहलू का इस्तेमाल किया गया था, चाहे वो राजनीति पहलू से कहें या फिर कहें दंगों ठीक है के राजीव। द्वारा किया गया था। मगर जनता नहीं चाहती इस तरीके की घटना को। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य की कमान संभाले आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में सीएम योगी ने अपने कई कामों में विरोधियों को चुप कर दिया है। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने करीब 40 ऐसे फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाते हैं। फैसलों की अगर बात करें तो पहला फैसला योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट में लिया गया, जहां मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। योगी सरकार सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं 2 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फिर से होगी। 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है यूपी सरकार। वहीं भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद को सस्पेंड किया गया। ये भी काफी अहम फैसला रहा। अगले फैसलों की बात करें तो सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस बल के 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी मिली है। पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई, जिसमें 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर भी पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। एंटी रोमियो स्क्वाड वापस शुरू किया गया। मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत की गई। हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए थे। अगले आदेशों की बात करें तो मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में दौरा कर विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठकें की। योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत की। कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस इसमें रहा।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से योगी सरकार 2.0 का 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, इसमें पिछले 30 दिनों में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं 4 हफ्ते में, जिसने योगी सरकार में एक अलग पहचान योगी आदित्यनाथ की बनाई। देखिए प्रियंका, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 2.0 की योगी सरकार को लगभग 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और 1 महीने में ही सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिस पर कहीं ना कहीं विरोधियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उनको योगी सरकार पूरा करने का काम कर रही है। और सबसे पहली बात की जाए तो फ्री राशन ने कोरोना संकट काल में भी और गरीब जनता को राहत देने का भी काम किया, तो उसकी कैबिनेट में सबसे पहले कैबिनेट में लगभग 15 करोड़ लोगों को राशन आगे मिलने के लिए 3 महीने के लिए आगे जारी किया गया। वहीं सभी तहसीलदारों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियमित से कार्य किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 मिनट और शहरी क्षेत्रों में 7 मिनट का जो पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि 15 मिनट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम था जो 112 डायल है उसकी, लेकिन अब उसको घटाकर 7 मिनट करने की कोशिश का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की तहसील है उसमें फायर टेंडर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 2 सालों के अंदर लगभग 10 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने के लिए योगी सरकार, क्योंकि पिछले 5 सालों में भी योगी सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और ब्रेकिंग सेरेमनी करने का काम किया था। तो और वहीं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, छलांग लगाने के लिए योगी सरकार लगातार, क्योंकि $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश सरकार की लक्ष्य ठीक है जितेंद्र, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम जो फैसले लिए हैं वो वाकई फैसले ऐसे हैं जिस पर लगातार अब उनकी एक अलग पहचान बनी है। लेकिन इसमें सबसे अहम फैसलों की अगर बात करें तो जिस तरीके से विरोधियों को चुप किया गया है, विरोधियों को चुप कराने की बात जिस दौरान की जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बात है तो वो अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की बात है। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से अवैध स्थानों पर बुलडोजर चलाने की बात सबसे अहम इसमें रखी गई है, जिसमें 1 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो अपना काम किया, बुलडोजर को लेकर क्या कुछ फिलहाल अहम भूमिका? देखिए, अहम भूमिका उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्योंकि सरकार ने कानून व्यवस्था का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने का काम किया गया। और सबसे पहले मुस्कान की बात है, जो पिछले 5 सालों के कार्यकाल में सरकार ने बुलडोजर के रूप में काफी काम किया और कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति है, अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया, साथ ही साथ जो भूमाफिया थे उन पर शिकंजा कसने का काम किया। तो काफी अहम भूमिका रही। और क्योंकि उसी बुलडोजर की कह सकते हैं कार्यशैली पर आकर उत्तर प्रदेश सरकार को दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। और इस कार्यकाल में भी लगातार सरकार का जो बोलबाला है, बुलडोजर का जो बोलबाला है वो पूरा हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के साथ जो पिछले सालों में पिछले कार्यकाल में उन्होंने जनता दर्शन का काम किया था वो एक बार फिर चालू हो गया। जनता अपनी समस्याएं के लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से उनके दरबार पहुंचती है। सुबह सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर जनता दरबार लगता है और उनकी समस्याओं का निदान की सरकार। तो ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं। पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली की तर्ज पर विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली रवाना होंगे। इस दौरान उनके साथ विभागीय मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वो दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिकों और स्कूलों का दौरा करेंगे। सरकार के सूत्रों के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे के फैसले की जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य भर में मौजूदा स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करेंगे। उनके साथ स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भी होगा। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह से ही कालकाजी में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का दौरा करेंगे। उसके बाद ग्रेटर कैलाश चिराग एनक्लेव में मोहल्ला क्लिनिकों का दौरा करेंगे। इसके बाद भगवंत मान कौटिल्या शासकीय सर्वोदया बाल विद्यालय चिराग एनक्लेव का दौरा करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है वो एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते नजर आ रहे हैं और इस बार वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर उसको बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, देखिए अभी अगर हम बात करें कि मोहाली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जहां से कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अगर हम कहें कि अभी 8:30 बजे के करीब यहाँ एयरपोर्ट पर एंटर हुए हैं और अब उनकी यहाँ से दिल्ली के लिए फ्लाइट है। आज अगर हम बात करें तो पंजाब के दो अहम मुद्दे जो आम आदमी पार्टी सरकार के लिए प्रायोरिटी में रहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनको लेके आज इनका दिल्ली दौरा रहने वाला है। पंजाब में ही जैसे दिल्ली जैसा जो शिक्षा एजुकेशन मॉडल है और जो हेल्थ मॉडल है उसको किस तरीके से पंजाब में इम्प्लीमेंट किया जाए, उस चीज को दौरा करने के लिए भगवंत मान आज दिल्ली जा रहे हैं। वहां पे वो हर एक पहलू देखेंगे कि जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, जो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है, उनमें निरीक्षण किया जाएगा। अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाएंगे, अलग अलग स्कूल में जाएंगे और वहां पे किस तरीके से जो चीजें इम्प्लीमेंट की गई हैं उन्हें पंजाब में कैसे लाए, उसके लिए बाकायदा अगर हम कहें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी आला अधिकारी उनके साथ है, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे आला अधिकारी उनके साथ है कि जितना हो सके प्रायोरिटाइज किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से कम अगर हम कहेंगे दिक्कतों के साथ इस दिल्ली मॉडल को कैसे पंजाब में लाया जा सकता है, वो चीज निरीक्षण करने वो आज जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से दिल्ली मॉडल को पंजाब में लाया जा सकता है उसको लेकर वो वहां के स्कूलों का दौरा करेंगे। इसको लेकर फिलहाल जिस तरीके से तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे दिल्ली में, इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा सकती है और दिल्ली की तर्ज पर अगर पंजाब की बात करें तो क्या वाकई दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूलों को उस तरीके से सुधारा जा सकता है भौगोलिक स्थिति के आधार पर? देखिए अगर हम एग्जैक्ट चेंजेस की बात करें तो एग्जैक्टली वो पॉसिबल नहीं होगा। ऑफकोर्स कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। पहले पंजाब में हमें अपना एरिया देखना है कि देखिए हमारे बॉर्डर स्टेट है तो कई स्कूल हमारे बॉर्डर के पास भी हैं, कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ 2, 3, 4 बच्चे ही हैं क्योंकि बॉर्डर के एरिया के पास है, पर क्योंकि एजुकेशन उनका राइट है तो स्कूल चलते हैं। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली कंपेरिजन पंजाब का साइज बहुत ज्यादा है, स्कूल्स बहुत ज्यादा है, तो जो फंड की अलॉटमेंट है क्योंकि आपको जैसे पता है कि पंजाब में फंड काफी ज्यादा कमी रहती है, उसको लेके किस तरीके से मैनेजमेंट की जाएगी क्योंकि जो फंड पंजाब के पास है उसी का ही मैनेजमेंट लिया है, उनको रीयूटिलाइज करके पंजाब के एजुकेशन लेवल को और ज्यादा सुधारना है। तो उस चीज को लेकर कैसे इनको यूटिलाइज किया जा सकता है, तो दिल्ली का एग्जांपल लिया जाएगा कि दिल्ली ने अपने फंड कैसे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को फंड मिलते थे उसको कैसे री मॉड्यूल किया, उसको जैसे रिस्ट्रक्चर किया कि कौन से पैसे कहाँ पे लग रहे थे जिसका इतना अगर हम कहें रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसको कन्वर्ट करके किस तरीके से अब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि पंजाब में एजुकेशन लेवल उससे सुधरे। जी ठीक है, ये तमाम जो चीज़ें आपने बताई ये फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक रोड़ा बन सकते हैं इस चीज़ में कि पूरे दिल्ली की तर्ज पर पूरे तरीके से दिल्ली का जो मॉडल है वो पंजाब में लागू ना हो पाए? देखिए मुस्कान, अगर हम बात करें तो एक सिंगल फैक्टर है कि दिल्ली मॉडल अगर हम कहते हैं कि दिल्ली मॉडल अगर पंजाब में लागू होगा चाहिए, अगर ये फैक्टर था फंड। अगर हम बात करें कि पंजाब के पास पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं है, अगर वो फंड अवेलेबल हो जाते हैं, देखिए अगर दिल्ली की तरह पंजाब के पास सफिशिएंट फंड आ जाते हैं तो एग्जैक्टली दिल्ली मॉडल को हम पंजाब में लागू कर सकते हैं एग्जैक्ट वैसे। पर
बात यह है कि उसमें सफिशिएंट फंड नहीं है। तो जो पंजाब के पास अपने एजुकेशन के फंड है, जो हेल्थ के लिए फंड है, उसको कैसे री इन्वेंट किया गया है, री इन्वेस्ट किया जाता है, वो एक मेजर चैलेंज रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, फिर टीचर्स हैं, टीचर्स को ट्रेन करना होगा, स्टाफ को ट्रेन करना होगा, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्हें ट्रेन करना होगा, नए कंस्ट्रक्शन की अगर जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कंस्ट्रक्शन करनी होगी, समय, दो चीजें आ जाती है। फिर हमें नए अगर री इन्वेंट करना है खुद को, तो समय की भी जरूरत पड़ेगी, इसकी टाइम लगेगा। आप कोई भी चीज चेंज करते हैं तो समय के साथ चेंज होती है, एग्जैक्टली साथ साथ नहीं चेंज होती, तो वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला और कांगड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के बाद अब मंडी का दौरा करेंगे। 15 दिन में उनका मंडी का दौरा लगभग तय माना जा रहा है। इस दौरान वो मंडी में रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश से होने के नाते जेपी नड्डा पर हिमाचल के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उत्साहित करने का जिम्मा है, इसलिए खुद फील्ड में डटे हैं। हिमाचल में इतिहास बनाने के लिए नड्डा मोर्चे पर डटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिमला दौरे के दौरान साफ कर दिया था कि पार्टी में कोई भी स्थिर नहीं है, किसी का भी टिकट बदला जा सकता है। दूसरे राज्यों में भी 10 से 15% विधायकों के टिकट बदले हैं। हिमाचल में भी ये माना जा रहा है कि जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसमें कुछ विधायकों और मंत्रियों के नाम नहीं होंगे। इसमें चौंकाने वाला कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ऐसा ही बड़े राज्यों में भी कर चुकी है और सफलता भी मिली है। हालांकि हिमाचल में पार्टी ने चुनाव से पहले प्रयोग नहीं किया है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बदलाव कर जीत हासिल की है। प्रयोग सफल रहने के बावजूद हिमाचल सरकार पर हाईकमान ने पूरा विश्वास बनाए रखा है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये भी घोषणा की जा चुकी है कि हिमाचल में चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। इमैनुअल मैक्रों फिर बने फ्रांस के राष्ट्रपति, मरीन ले पेन को कड़ी टक्कर से हराया, जेलेंस्की ने दी बधाई। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और एमएलए रवि राणा भेजो गए जेल, राजद्रोह की भी लगेगी धारा। राणा दंपति को कोर्ट ने 6 मई तक कस्टडी में भेजा। आज दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का करेंगे दौरा। और एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए गुजरात के विधायक जुगनेश मेवानी, जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात हिमाचल प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर अब शिमला और कांगड़ा जिले के बाद जेपी नड्डा जो है वो मंडी जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से अगला दौरा जेपी नड्डा का जो है वो मंडी का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश की ही निवासी है और उन्होंने पूरे तरीके से मोर्चा संभाला है चुनावों में जीत के लिए। जी मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि जो जेपी नड्डा है ये उनका हिमाचल का ये तीसरा दौरा रहने वाला है और जो मंडी है कांगड़ा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अगर आप देखेंगे राजनीतिक एक समीकरण की तरफ से तो सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, दूसरे में फिर मंडी है और तीसरे में फिर शिमला है। तो इन तीनों को ही जो भाजपा है वो एक्सेप्ट कर चुकी है और तीनों को ये उसमें ला चुकी है। लेकिन अब देखना ये है कि मंडी में जो ये दौरा होना प्रस्तावित है जेपी नड्डा का, ये कब होता है, क्योंकि 15 दिनों के अंदर ये प्रस्तावित माना जा रहा है। जिस तरह से फटाफट ये दौरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल के कर रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ये दबाव महसूस कर रही है कि आम आदमी पार्टी के आने से उन्हें काफी फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके लगातार जो दौरे हैं वो हिमाचल में जो राजनीतिक जो समीकरण है उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। जी मुस्कान, फिलहाल जेपी नड्डा लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आम आदमी पार्टी की बात करें जो पहली बार इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, वो भी कई दौरे कर रही है और सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। समीकरण क्या कह रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल मुस्कान, आप सही कह रही हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी हिमाचल में लगातार सक्रियता रख रही है और जो हिमाचल का जो दौरा है वो राष्ट्रीय जो संयोजक है इसके अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। पहले सबसे बड़ा उन्होंने मंडी को टारगेट किया था, जहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद आते हैं। उसके बाद उन्होंने कांगड़ा जो हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है, जिससे कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता इसी जिले से होकर जाता है, तो उन्होंने उसको टारगेट किया था। इसके बाद अब देखना ये होगा कि इसके बाद जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल वो कहाँ रैली करते हैं, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है उनके साथ बड़े चेहरे जो जुड़ेंगे कांग्रेस और भाजपा से, वो अभी तक ऐसा बहुत बड़े जो चेहरे हैं वो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। कुछ लोगों को होल्ड पर उन्होंने रखा है और कुछ लोगों को इस तरह से जैसे सुधीर शर्मा है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, धर्मशाला से उनका नाम लिया जा रहा था कि कांगड़ा रैली से पहले वो उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पे जो समीकरण है वो आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के बिगाड़ने जा रही है, ये तय है। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से जेपी नड्डा खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, इस दौरान उन्होंने एक सबसे अहम बात कही कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है कि बदलाव नहीं होगा, जब टिकट की लिस्ट जारी होगी तब बड़े बदलाव हो सकते हैं और कई टिकट कट सकते हैं। ऐसे कौन कौन से विधायक हैं, कौन कौन से मंत्री हैं जिनके टिकट इस बार कट सकते हैं? जी आपने सही कहा, क्योंकि जो जिस तरह से राजनीतिक जो इसमें भाजपा है, ये राजनीतिक प्रयोग है, ये पहले से कई प्रदेशों में कर चुकी है। तो इसी तरह से अगर हम अभी देखेंगे तो हिमाचल में भी ये प्रयोग होने वाला है और कई मंत्रियों के रिश्ते हैं वो कटने की कगार पर। इसमें सबसे पहले जो है सरवीन चौधरी का नाम आता है, कांगड़ा से ओबीसी की ये लीडर है और इनको जो माना जाता है कि पिछली बार भी इनका जो विरोध है वो अपने ही जो जिला में बहुत ज्यादा हुआ था। इसी तरह से विधायक है और जो जेपी नड्डा है बड़े साफ साफ से कहा है कि जो सर्वे होगा, जो जनता की पसंद होगी, उसके आधार पर जो टिकट है वो तय किए जाएंगे। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री अपना टिकट तय ना माने। और भाजपा जो है वो इस बात के लिए जानी जाती है कि वो नए प्रयोग करती है और उसमें सफल भी रहती है। तो हिमाचल में अभी तक हालांकि ऐसे बड़ा प्रयोग अभी तक आज तक हुआ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार जो है 10 से 15% की टिकट जो है वो महिलाओं को दी जाएगी। उसके अलावा जो है बड़े बदलाव जो टिकट आवंटन में होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उत्तराखंड की हारी हुई 23 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको आगामी उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को और हारे हुए प्रत्याशियों को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में तय हुआ कि मई के महीने में संगठन की ओर से 15 दिवसीय जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा।
संगठन प्रभारी और सह प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। महामंत्री संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किएंगे। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। चाहे वो जो पेंशन बढ़ाने का काम है, चाहे पति पत्नी दोनों को देने की बात है, चाहे 3 सिलेंडर देने की बात है, ये सारा विषय हम जाकर एक बड़ा अभियान चलाकर देंगे मई के महीने में। इस खबर पर देहरादून से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, बैठकों का दौर अब उत्तराखंड में जारी है और इस दौरान संगठन महामंत्री बीएल संतोष जो है उन्होंने अब ये बैठक की है। मदन कौशिक ने इसकी जानकारी दी, क्या कुछ है जानकारी? मुस्कान, आपको बता दूं कि भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष यादव उत्तराखंड के दौरे में हैं और तमाम तरीके से बैठकों का दौर जारी है। बीएल संतोष ने यहाँ करके तमाम तरीके से बैठकें करी हैं और जो पूरे प्रदेश की बात करें, बीजेपी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है चुनाव में, उसको लेके यहाँ बैठक की गई है। 23 विधानसभा सीट जो नहीं जीत पाए, 47 विधानसभा सीट जीते, उन सभी 23 में से जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनके साथ बैठ के यहाँ बैठक की गई और कारण जानने की कोशिश की गई। वहीं बात करें जिस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ चंपावत उपचुनाव है, उसको लेकर के तैयारियां जोरों पे है। भाजपा पूरी तरीके से कहा जाएगा उपचुनाव के में चुनावी मूड पे यहाँ आ चुकी है। किस तरीके से वहाँ रणनीति रहने वाली है, कैसे जनता के बीच में जाना है, इन सभी चीजों को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। और वहीं बीएल संतोष के द्वारा ये कहा गया है कि मई के महीने में 15 दिन करीब यहाँ पर जो कार्यकर्ता है बीजेपी के और जो यहाँ पर जो प्रदेश संगठन के अंदर जो पदाधिकारी हैं, वो एक यहाँ पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक जो कार्य किए गए हैं उन कार्य को जनता के बीच में ले जाना है और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जनता के प्रति जो यहाँ पर विश्वास है वो और ज्यादा पैदा करना है। और क्योंकि उपचुनाव बेहद ही अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से लड़ रहे हैं और किसी प्रकार की कोई गुंजाइश बीच में नहीं छोड़ना चाहती, इसको लेकर के एक यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है और उस पर कहीं ना कहीं यहाँ कार्य करने की बात की जा रही है। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे और भी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, जहां पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सीएम धामी के साख दांव पर है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से संवाददाता। अमित, फिलहाल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, सीएम की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, उसके लिए बीजेपी कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए हारे हुए प्रत्याशियों तक से वो मंथन कर रही है। फिलहाल क्या प्लान बीजेपी के पास है चंपावत का रण जीतने के लिए? मुस्कान, आपको बता दूं कि बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेहरा प्रेजेंट किया गया था, उसके बावजूद खटीमा विधानसभा चुनाव वो हार गए और भाजपा क्योंकि अब उपचुनाव करा रही है, यहाँ पर कैलाश गतौड़ी सीट छोड़ चुके हैं चंपावत से उनके लिए और यहाँ पर उनको चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। उसको लेकर के
अब भाजपा जो है चंपावत चुनाव को में रणनीति तैयार लगातार की जा रही है। यहाँ पर चुनाव प्रभारी लगातार बनाने की बात की जा रही है। परिवहन मंत्री यहाँ पर जो चंद्रराम दास है उनको यहाँ पर प्रदेश यहाँ चुनाव प्रभारी बनाया गया है और एक रणनीति के तहत लगातार क्या किया जा रहा है। सभी जाति वर्ग के लोग जो यहाँ पर चंपावत विधानसभा के अंतर्गत आते हैं उन सभी लोगों से यहाँ पर जनसंपर्क करने का अभियान चलाने की बात की जा रही है। जनता के बीच में जाने की बात की जा रही है और पूरी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहाँ पर दावा कर चुकी है कि वो चुनाव को हल्के में नहीं लेगी और पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। एक वो वजह भी यहाँ पर है क्योंकि विपक्ष यहाँ पर काफी मजबूती से लड़ने की बात कर रहा है। इन सभी मुद्दों पे यहाँ पर जो प्रदेश संगठन यहाँ जो संगठन महामंत्री हैं बी एल संतोष, उनके द्वारा लगातार रणनीति तैयार की जा रही है, बैठक लगातार की जा रही है। और साथ ही क्योंकि भाजपा यहाँ पर 47 सीट जीत के आई है, हालांकि 2017 चुनाव में 57 यहाँ पर विधायक थे और भाजपा का इस बार नारा था अब की बार 60 के पार 47 सीट आती है, तो वो भी एक मंथन किया जा रहा है कि क्या कारण रहे यहाँ पर हारने के और किस तरीके से अब जनता के आगे जाना है। क्योंकि लगातार यहाँ पर जो पूरे केंद्र की बात कर रहे हैं, बीजेपी संगठन यहाँ पर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भाजपा लगातार जिससे कार्य कर रही है। प्रदेश यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका किस प्रकार से यहाँ पर जो जनता उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जनता के बीच में कैसे ले जाना है, इन सभी को लेकर के यहाँ पर जनता के बीच में जाने की बात की जा रही है। और 15 दिन का इनका एक कार्यक्रम रहने वाला है, उसके बीच में जाके अपनी उपलब्धियां बताई जाएंगी और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के काफी यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां इस समय पूरे देश में मामा बाबा के बुलडोजर की दहशत अपराधियों में समाई हुई है। वहीं पूरे देश में इस समय केवल बुलडोजर की चर्चा है, लेकिन इस सबके बीच जालसाज कौस्तुभ जैसे आरोपी करोड़ों का गबन करने के बाद भी सरेआम घूम रहे हैं। जालसाज कौस्तुभ की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय के द्वारा पुलिस को 3 सप्ताह का समय दिया गया, लेकिन पुलिस के हाथ आने के कुछ ही समय बाद वो थाने से भाग निकला। बता दें कि जालसाज कौस्तुभ को रीवा के अलावा इंदौर, देवास, शहडोल, नीमच सहित 5 जिलों की पुलिस तलाश रही है। इन्हीं में से एक पीड़ित संदीप मिश्रा के द्वारा पनवाल थाने में कौस्तुभ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके साथ 30 लाख की ठगी की गई है। फरियादी का कहना है कि उसने पेटी कॉन्टैक्ट में मोबाइल टावर लगाने के लिए काम लिया था। काम करने के बाद आरोपी के द्वारा पैसे नहीं दिए गए और जब चेक दिया गया तो वो भी बाउंस हो गया और जब उस पर बात की गई तो वो आरोपी जो है वो फोन उठाने को भी तैयार नहीं। तो 5 जिलों की पुलिस जो है उसको चकमा दे रहा है ये आरोपी, जिसको पुलिस लगातार तलाश रही है और करोड़ों की ठगी का ये आरोपी है जो फरार चल रहा है। पुलिस थाने से ये फरार हुआ, उसके बाद अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रीवा से संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से कौस्तुभ नाम का ये जो आरोपी है ये लगातार फरार चल रहा है, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? जी मुस्कान, जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन दिनों ठगों का एक अपना ही गिरोह चल रहा है और ठगों के द्वारा तरह तरह से हथियार अपनाए जाते हैं और नए नए तरीके से ठगी को अंजाम दिया जाता है। इसी में से एक कौस्तुभ ऋषि नाम का एक व्यक्ति है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है, जो तरह तरह से ठगी को अंजाम देता है। कुछ ऐसा ही इसके खिलाफ मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पनवार थाने में मामला 2020 में पंजीबद्ध हुआ था। जब 2020 में कौस्तुभ ऋषि के खिलाफ फरियादी संदीप मिश्रा के द्वारा मामला पंजीबद्ध करवाया गया, तब 2021 में रीवा पुलिस के द्वारा उज्जैन जाया गया और उज्जैन से कौस्तुभ ऋषि को गिरफ्तार करके रीवा लाया गया। लेकिन जैसे ही कौस्तुभ को गिरफ्तार करके रीवा पुलिस रीवा लाती है तो कुछ ही देर बाद राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कौस्तुभ ऋषि के राजनेताओं के कॉल आने लगते हैं, कुछ अधिकारियों के भी कॉल आते हैं, जिस कारण से रीवा पुलिस आरोपी को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ देती है। आरोपी एक पहले जिले में ही कोई ठगी को अंजाम नहीं दिया है, आरोपी 5 जिलों में ठगी को अंजाम दे चुका है। रीवा, देवास, नीमच, शहडोल, इंदौर,
5 जिलों में कुल आरोपी के द्वारा ठगी को अंजाम दिया गया है। आरोपी ऋषि कॉन्ट्रैक्शन का अपने आप को मालिक बताता है और इसी के आधार पर वह लोगों को पहले तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम देता है और जब काम देता है और लोग वहां पे काम करवा लेते हैं अपना पैसा लगाकर, और जब मांगते हैं कि अब काम पूरा हो गया है, अब हमें पैसा दिया जाए, तब आरोपी के द्वारा फर्जी चेक दिया जाता है। जैसे कि अभी रीवा में पनवार थाने से जो मामला सामने आया है, तो उसमें संदीप मिश्रा जो फरियादी हैं, उनको आरोपी के द्वारा 24 लाख रुपए का जो चेक दिया गया था वह बाउंस हो गया, और जब चेक बाउंस हो गया तब फरियादी के द्वारा बार बार कौस्तुभ ऋषि के पास यह कॉल करके यह बोला जाता है कि पैसा दे दिया जाए, लेकिन आरोपी के द्वारा फरियादी को धमकी दी जाती है। वर्ष 2020 से लेकर आज तक लगातार फरियादी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि आरोपी के ऊपर 2 जिलों की पुलिस के द्वारा इनाम भी घोषित किया जा चुका है और 5 जिलों की पुलिस आरोपी को ठगी के मामले में ढूंढ रही है। वहीं अगर बात की जाए देवास की, तो देवास पुलिस के द्वारा आरोपी के ऊपर इनाम घोषित किया गया है और आरोपी वहां पर बिजली कॉन्ट्रैक्टर बनकर उसका बिजली के लाइसेंस का गलत दुरुपयोग किया था, जिस कारण से वहां पर ठगी सहित धोखाधड़ी के मामला पंजीबद्ध है। देवास सहित अन्य 4 जिले भी हैं जहां पर आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध है, लेकिन पुलिस सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण आरोपी को नहीं पकड़ पा रही है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपराधियों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं और यह बोलते हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हीं के प्रदेश में ऐसे ऐसे ठग अभी घूम रहे हैं जो कि करोड़ों रुपए की ठगी किए हैं, लेकिन उन्हीं की पुलिस उन्हीं ठग पर हाथ डालने में डर रही है। आखिरकार वजह क्या हो सकती है? जी ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।